नमस्कार बच्चों। पिछले टर्न पे हम लोग ने एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी और हम लोग ने एसिड एंड बेस की मेनली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, हम लोग ने ब्राउनस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था और भी बहुत कई सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस करी थी। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है फिज़िकल टेस्ट की। हम लोग आज कुछ इंडिकेटर्स की बात करेंगे और वो इंडिकेटर्स किसके होंगे? वो इंडिकेटर्स होंगे एसिड बेस को पता करने के लिए, मतलब ये पता लगाने के लिए या ये डिटेक्ट करने के लिए कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या वो बेसिक है। तो इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। तो उस इंडिकेटर के बारे में, उन इंडिकेटर्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल्दी सब लोग रेडी हो जाइए और चलिए बताया जाए, एक एक करके डिस्कस किया जाए क्या क्या टॉपिक हम लोग को आज देखना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि कोई भी सॉल्यूशन अगर एसिडिक है या कोई भी सॉल्यूशन बेसिक है तो उसको हम लोग टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ फिजिकल टेस्ट दिए गए हैं। हम लोग ने एक फिजिकल टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है टेस्ट। मतलब हमने आपको बताया था जो एसिड होगा उसका टेस्ट कैसा होगा, तो उसका टेस्ट होता है सार, और जो बेस होते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है? द बेस हैज़ अ बिटर टेस्ट, थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है। लेकिन हम लोग ने आपको एक और बात बताई थी कि जो भी एसिड होते हैं या जो भी बेस होते हैं उनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, मतलब वो हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर सकते हैं, हमारी स्किन को जला सकते हैं, बर्न ऑफ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस वाले मेथड को यूज़ नहीं करते हैं। टेस्ट से हम लोग डिटेक्ट नहीं करेंगे कि क्या एसिड है और क्या बेस है। हालांकि ये एक मेथड है लेकिन ये वीक एसिड और वीक बेस में सिर्फ अप्लाई होगा। बात करते हैं इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर्स इसलिए बने क्योंकि हम लोग के पास कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते थे। कई सारे ऐसे एसिड्स थे और कई सारी ऐसे बेसिस थे जिनको हम लोग टेस्ट से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और इंडिकेटर्स होता क्या है? तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि व्हाट इज़ एन इंडिकेटर। तो इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। और कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है? तो कलर में और ओडर में। कलर मतलब होता है रंग में चेंज आएगा और ऑर्डर मतलब होता है उसकी गंध में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये चेंजेस आते हैं लेकिन कब आएंगे? जब उस इंडिकेटर को हम लोग एसिड या बेस के पास लेकर जाएंगे या उससे जब हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करेंगे इंडिकेटर का, तो उसमें क्या होगा? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा। और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है? तो पहली कलर और दूसरी क्या हो जाएगी? ऑर्डर। इसके बाद बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं दैट आर आर्टिफिशियल। यहाँ पे हम जो इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे रेड कैबेज के लीव्स हैं, टर्मरिक, आपको पता होगा हल्दी को टर्मरिक कहते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं दे आर नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी है, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स। तो कुछ फ्लावर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे हाइड्रेंजिया दिया हुआ है, पेटूनिया दिया हुआ है, जेरेनियम दिया हुआ है। तो इन सब के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो पेटल्स होती है, ठीक है, तो जो पेटल्स होती हैं इनकी, उससे भी क्या किया जाता है? उनसे भी कहीं ना कहीं इंडिकेटर को बनाया जाता है। तो ये तो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और कुछ आर्टिफिशियल हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले एक नेचुरल इंडिकेटर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेचुरल इंडिकेटर है दैट इज टर्मरिक, मतलब जो हल्दी है। अब हल्दी का आपको कलर पता होगा, घर में जो दाल बनती है उसमें हमेशा हल्दी डाली आती है और वो इसलिए डाली आती है क्योंकि हल्दी एक तो एंटीबायोटिक का भी काम करती है और दूसरा साथ ही साथ इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, मतलब हल्दी जो होती है दैट इज ऑफ येलो कलर। अब हल्दी का पहले एक पेस्ट बनाया जाता है। देखिए आपको करना क्या है, आपको अगर इसका एक इंडिकेटर तैयार करना है, टर्मरिक वाला इंडिकेटर तैयार करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? टर्मरिक को सबसे पहले आप क्या करेंगे? वाटर में मिक्स करेंगे तो एक पेस्ट बनाएंगे। उस पेस्ट को क्या करेंगे? आप ब्लॉटिंग पेपर पे फिक्स कर देंगे, मतलब ब्लॉटिंग पेपर पे उस पेस्ट को रख देंगे। तो क्या होगा? ब्लॉटिंग पेपर जितना भी वाटर होगा उस पेस्ट में उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। मैक्सिमम वाटर जो होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको जो पेस्ट होगा वो एक पेपर के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और उस पेपर को हम लोग अब यूज़ कर सकते हैं किसकी तरह से? इंडिकेटर की तरह से। और उस पेपर को जब इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे तो क्या होगा उसको भी देखते हैं। तो देखिए जो पेपर होगा दैट टर्न्स रेडिश ब्राउन, वो रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। कब? जब उस पर बेस डाला जाएगा। मतलब अगर बेस का कॉन्टैक्ट लेके आएंगे, बेस के कॉन्टैक्ट में उस पेपर को लेके आएंगे, टर्मरिक पेपर को लेके आएंगे, तो इट विल टर्न इनटू रेडिश ब्राउन कलर। लेकिन अगर उसी टर्मरिक पेपर को हम लोग एसिड के कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो उसमें कोई चेंज कलर में नहीं होगा। मतलब अगर वो येलो कलर का है तो वो किस कलर का ही रहेगा? दैट विल रिमेन येलो इन
कलर। ये तो पहली बात हुई टर्मरिक की। अब अगर बात करी जाए यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के केस में कोई भी कलर में चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे अगेन जो कलर होगा दैट विल बी येलो। तो आप लोग को एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये समझनी है कि टर्मरिक जो है वो एसिड में भी कोई कलर चेंज नहीं करता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कोई कलर में चेंज नहीं लाता है, ठीक है। तो लेकिन जो टर्मरिक होगा वो बेस सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा, तो बेस सॉल्यूशन में हो जाएगा रेडिश ब्राउन। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टर्मरिक को क्या न्यूट्रल और एसिड में डिफ्रेंसिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं। हम लोग डिफ्रेंसिएशन में अगर एसिड और न्यूट्रल कोई सॉल्यूशन है उसमें अगर डिफ्रेंसिएशन करना है तो उसके लिए हम लोग टर्मरिक यूज़ नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला जो हमारे पास इंडिकेटर है दैट इज रेड कैबेज। अब रेड कलर का जो कैबेज होता है सबसे पहले क्या करते हैं, उसका जूस निकाला जाता है, मतलब उससे हम लोग जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो जो जूस निकलता है वो किस कलर का होता है, दैट इज ऑफ पर्पल कलर। अब देखिए पर्पल कलर का जो जूस था उसमें क्या किया हम लोग ने, थोड़ा सा एसिड मिक्स किया। जब उसमें एसिड मिक्स करेंगे, जब उस पर्पल कलर के जूस में एसिड मिक्स करेंगे तो वो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू रेड कलर, रेडिश कलर का हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी जूस को अगर बेस में मिक्स किया जाता है तो वो किस कलर का हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्रीन कलर। अब बात आती है न्यूट्रल का नहीं दिया हुआ है, तो न्यूट्रल का क्या होगा, न्यूट्रल में कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, मतलब वो पर्पल पहले था तो पर्पल न्यूट्रल सॉल्यूशन में मिक्स होने के बाद भी उसका कलर क्या रहने वाला है, तो कलर रहने वाला है पर्पल। आगे बढ़ते हैं, अगले उस पे आते हैं, अगला इंडिकेटर देखते हैं। तो अगला इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इंडिकेटर क्या है, दैट इंडिकेटर इज कॉल्ड लिटमस। लिटमस की हमने शायद पहले भी बात करी थी। तो लिटमस में हमने बताया था लिटमस को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन के थ्रू। अब लाइकेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये क्या होती है, इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है किसके किसके बीच में, तो एल्गे और फंगस के बीच में क्या होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से क्या जनरेट होता है, लाइकेन जनरेट होता है। लाइकेन के बारे में एक और खास बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि किसी भी जगह का एयर पॉल्यूशन अगर चेक करना है तो एयर पॉल्यूशन को चेक करने का जो तरीका होता है वो लाइकेन होता है। मतलब जहां पे लाइकेन बहुत ज़्यादा होगा, जिस भी जगह पे जिस भी क्षेत्र में लाइकेन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसका मतलब वहां का जो एयर पॉल्यूशन का कंटेंट है वो बहुत ही कम है। और जिस जगह पे लाइकेन की मात्रा बहुत कम पाई जाएगी, इसका मतलब उस जगह पे लाइकेन उस जगह पे जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी आप लोग को थोड़ा सा समझना चाहिए। बात करते हैं हम लोग लिटमस की। तो लिटमस को बनाने के लिए भी हमने कहा लाइकेन यूज़ किया जाएगा। अब ये जो लिटमस होता है ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक तो लिटमस पेपर होगा जो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक ब्लू लिटमस होता है और एक रेड लिटमस होता है, और एक लिटमस का सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले जो ए पार्ट में दिया गया है दैट इज लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल होता है, और वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कैसा रहेगा, तो वो रहेगा पर्पल। लेकिन अगर बात करी जाए कि उस लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम लोग ने एसिड थोड़ा सा डाल दिया तो उसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, द कलर विल कन्वर्ट इनटू रेड कलर। मतलब जो लिटमस का सॉल्यूशन होगा दैट विल चेंज इट्स कलर फ्रॉम पर्पल टू रेड। और अगर बेस में उसी लिटमस सॉल्यूशन को डाल दिया गया है तो वो जो लिटमस सॉल्यूशन होगा उसका कलर फिर से चेंज हो जाएगा। अगर बेस डाला गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर। बात करते हैं लिटमस पेपर की। तो देखिए लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं, मैंने बताया, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड लिटमस पेपर। अब जैसे हमारे पास अगर ब्लू लिटमस पेपर है और ब्लू लिटमस पेपर पे हमने क्या कर दिया, एसिड थोड़ा सा डाला, ठीक है। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड का कांटेक्ट लेके आएंगे तो क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर पे अगर बेस डाला जाएगा, मतलब बेस से कांटेक्ट अगर किया जाएगा ब्लू लिटमस पेपर का, तो उसमें कोई भी कलर में चेंज नहीं होगा। तो नो चेंज इन कलर विल टेक प्लेस इन केस ऑफ a blue litmus paper when it is made in contact with base। तो अगर उसको बेस से कांटेक्ट मिलाया जाएगा तो उसमें कोई भी कलर चेंज होने वाला नहीं है। अब अगर बात करी जाए रेड लिटमस पेपर की, तो अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है और आपने क्या किया, इसमें बेस डाल दिया, रेड लिटमस पेपर क्या किया, थोड़ा सा हमने बेस डाल दिया, तो क्या होगा, रेड लिटमस का जो कलर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू ब्लू कलर। जो रेड लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मान लीजिए आपके पास रेड लिटमस पेपर था और आपने इस पर क्या डाल दिया, इस पर थोड़ा सा आपने एसिड पोर किया, और जब आप एसिड पोर करेंगे तो रेड लिटमस जो होगा दैट विल नॉट चेंज इट्स कलर। मतलब नो कलर में कोई भी कलर में चेंज आने वाला नहीं है, नो कलर चेंज टेक्स प्लेस। तो नो कलर नहीं होगा, नो कलर चेंज टेक प्लेस। मतलब जो रेड लिटमस है अगर उसमें एसिड डाला गया है, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा एसिड डाला गया है तो रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा, रेड लिटमस रिमेन्स रेड इन कलर। तो ये लिटमस का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप लोग को पता भी होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है दैट इज़ मिथाइल ऑरेंज। ये एक और इंडिकेटर है, ये एक और ऐसा कह सकते हैं हम लोग, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंडिकेटर। इसके बारे में बात करते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज देखिए यहीं से पता चल रहा है, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो कैसा है, शुरुआत में ऑरेंज है। इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा हो जाएगा, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर हो जाएगा ऑरेंज। लेकिन अगर इसी मिथाइल ऑरेंज में क्या किया गया, एक थोड़ा सा एसिड मिक्स किया गया, तो अगर मिथाइल ऑरेंज में एसिड मिक्स करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू रेड कलर। लेकिन अगर इसी मिथाइल ऑरेंज में हम लोग बेस मिक्स करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको याद कुछ ऐसे करना है कि ऑरेंज से रेड की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब एसिडिक है, और ऑरेंज से अगर येलो की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो ये तो बात हुई मिथाइल ऑरेंज की। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगले टॉपिक में कहा गया है फिनोप्थलीन। तो देखिए ये एक और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। फिनोप्थलीन के बारे में जानना है कि फिनोप्थलीन का कलर कैसा होता है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर है तो उसका कोई कलर नहीं होगा, जैसे वाटर का कोई कलर नहीं होता है, वाटर जैसे कलरलेस होती है, इसी तरीके से फिनोप्थलीन का भी कलर नहीं होता इन केस ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। लेकिन अगर एसिड में मिक्स किया गया, अगर एसिड को मिक्स किया गया फिनोप्थलीन में, तो उसका कलर क्या रहेगा, उसका कलर अभी भी कलरलेस रहेगा, मतलब उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एसिड में अगर फिनोप्थलीन को मिक्स करते हैं तो उसमें कोई भी चेंज कलर में नहीं आता है। लेकिन डिफरेंशिएशन कहां पे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा बेस में। अगर फिनोप्थलीन में बेस को मिक्स कर दिया गया, अगर ऐसे कह सकते हैं कि बेस था और बेस में क्या मिक्स कर दिया गया, फिनोप्थलीन मिक्स कर दिया गया, तो जब बेस में फिनोप्थलीन मिक्स करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू पिंक कलर। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी, इन सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, इससे आप लोग एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि अगर कहा जाए कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है और एसिडिक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है और दोनों को हम लोग को टेस्ट करना है, तो क्या हम लोग उसको फिनोप्थलीन से टेस्ट कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं, हम लोग फिनोप्थलीन से टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल के केस में भी आंसर क्या है, कलरलेस, और एसिडिक के केस में भी आंसर क्या है, कलरलेस है। तो इसको हम लोग फिनोप्थलीन से टेस्ट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ थोड़ा सा लाइट रह गया है, ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं और कुछ यहाँ पे कलर्स दिए गए हैं। जैसे देखिए रेड लिटमस लिखा हुआ है, तो रेड लिटमस का जो ओरिजिनल कलर है वो क्या है, रेड है, और एसिड में उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और बेस में वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस की बात करी जाएगी तो ब्लू लिटमस का ओरिजिनल कलर कैसा है, ब्लू है, और एसिड में वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बेस में कैसा रहेगा, उसमें कोई कलर में चेंज नहीं रहेगा। टर्मरिक की बात करी गई तो ये सब अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रेड कैबेज को डिस्कस किया था, फिनोप्थलीन को डिस्कस किया था, मिथाइल ऑरेंज को डिस्कस किया था, और अनियन को डिस्कस कर लेते हैं। तो अनियन का कोई कलर नहीं होता है, तो यहाँ पे जब आप एसिड डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, स्मेल जो होगी वैनिश हो जाएगी, मतलब जो स्मेल होती है अनियन में, जो स्मेल होती है जब उसमें बेस डाला जाता है तो उसकी स्मेल कैसी हो जाती है, स्मेल उसकी खत्म हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ओडर का, ओडर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इंडिकेटर टेस्ट में यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है। तो आगे के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, पहले एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ देखेंगे, फिर हम लोग बेस की रिएक्शन भी मेटल के साथ देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। तो एसिड जैसे हमारे पास HCl है, तो HCl की रिएक्शन हमने Mg से करी। Mg क्या है, Mg इज मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम एक बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, एक सॉल्ट फॉर्म करेगा। दिस MgCl2 मींस मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस फॉर्म हुई, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो आप लोग ये सिंबल देख सकते हैं, इसका मतलब गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस, एंड हीट इज इवॉल्व। इसके साथ साथ एक और चीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, हीट, ठीक है। तो हीट भी इवॉल्व होगी, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, दिस रिएक्शन वुड बी कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एक्सोथर्मिक वो बोल रहे हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है। और साथ ही साथ आप लोग एक और चीज देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने क्या किया, हाइड्रोजन की जगह को रिप्लेस कर दिया, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तो पहली रिएक्शन हुई जिसमें हमने देखा कि एसिड कभी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर देगा, इट विल फॉर्म सॉल्ट, एज वेल एज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, एज वेल एज हीट इज ऑल्सो इवॉल्व्ड इन दिस केस। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में हमने एक बहुत रिएक्टिव एलिमेंट एक और लिया है, दैट इज सोडियम। और सोडियम की रिएक्शन किससे कराई गई है, H2SO4 से कराई गई है। याद रखिए H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे H2 देखते हैं तो उनको लगता है कि इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं,
क्लास 10th लेवल पे आप लोग को याद होनी चाहिए। तो देखिए जब Na H2SO4 से रिएक्ट करेगा, मतलब जब सोडियम H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, सोडियम अब फिर से हाइड्रोजन की पोजीशन को रिप्लेस करेगा। मतलब सोडियम जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन एलिमेंट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट बन जाएगा। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस इवॉल्व होगी, दैट इज हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ साथ हीट भी इवॉल्व होगी। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज बिटवीन एसिड एंड मेटल्स। तो एसिड और मेटल में जब रिएक्शन हुई तो हमने देखा कि कौन सी गैस निकल रही है, ये गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी गैस निकल रही है, दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे किया जाता है। तो देखिए टेस्ट कैसे होता है हाइड्रोजन गैस का, बहुत आसान सा टेस्ट होता है। आपको क्या करना है कि जहां से भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसके पास में एक बर्निंग स्टिक, मैच स्टिक ले आएंगे। ठीक है, तो जब बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं तो क्या होता है, गैस जो निकल रही थी, जो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, वो क्या हो जाती है, वो खुद बर्न हो जाती है। और बर्न होने पे वो कैसा साउंड क्रिएट करती है, तो पॉप साउंड क्रिएट करती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, जो ये कंफर्म करता है कि जो गैस इवॉल्व हो रही थी दैट वाज हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है, ऑक्सीजन गैस की टेस्टिंग भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि हाउ कैन वी टेस्ट ऑक्सीजन गैस। तो आपके पास एक सेमी बर्न्ड मैच स्टिक है, जैसे वही वाली जो मैच स्टिक है जो मतलब जल चुकी थी, लेकिन अभी भी वो रेड कलर का अभी भी थोड़ा सा फ्लेम उसमें बचा था। और जैसे ही आप ऑक्सीजन के पास उसको लेके जाएंगे, मतलब उस वाली मैच स्टिक को आप अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगी, लाइट अप हो जाएगी, फिर से वो पूरी पूरी जलने लग जाएगी। और क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कंबशन सपोर्ट करता है, और कंबशन मतलब ही ये होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्निंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंबशन। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास एक और रिएक्शन है। इस रिएक्शन में देखिए क्या बोला गया है, इस रिएक्शन में कहा गया है एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स आप लोग को पता होगा, कार्बोनेट्स का मतलब होता है CO3 2- आयन। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 के ऊपर 2- आयन, 2- चार्ज। और बाइकार्बोनेट की बात करी जाएगी तो बाइकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3 के ऊपर 1- चार्ज। मतलब ये हमारे पास दो एनायंस हैं। ठीक है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हैं और बाइकार्बोनेट के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात करनी क्या है, हमको बात करनी है कि एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से और मेटल बाइकार्बोनेट से कैसे होती है। तो देखिए कोई भी हमने एसिड ले लिया, जैसे HCl ले लिया, और हमने एक मेटल कार्बोनेट ले लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट मेटल कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब दोनों की रिएक्शन करी गई तो हमारे पास देखिए CaCl2 बन रहा है। CaCl2 क्या है, CaCl2 इज अ सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड। और साथ ही साथ उसमें आप देख सकते हैं कि वाटर भी जनरेट हुई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जनरेट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट क्रिएट करेगा, मतलब सॉल्ट प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, वाटर प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ऑल्सो बी फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो ये आप लोग को रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी कि एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होगा। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल पहला ये था। और दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, ये रिएक्शन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो H2SO4 की रिएक्शन करी गई है, ये H2SO4 है, तो MgHCO3 होल ट्वाइस, इससे रिएक्शन करी गई है, और क्या बन रहा है, MgSO4 बन रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो प्रोडक्ट साइड पे लिखा है, दैट इज MgSO4। तो ये MgSO4 है, और साथ ही साथ दो चीज़ें और फॉर्म हो रही है, दैट इज वाटर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज CO2। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। और इसमें भी हम लोग को क्या दिखाई पड़ रहा है, हम लोग को यही दिखाई पड़ रहा है कि जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या जो मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसकी अगर रिएक्शन एसिड से करी गई तो क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई, और क्या फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड की रिएक्शन चाहे मेटल कार्बोनेट से हो या मेटल बाइकार्बोनेट से हो, किस चीज़ का फॉर्मेशन होना है, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होना है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होना है। इसी तरीके से देखिए एक और रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन है, किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए Ca और SO4 यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और क्या फॉर्म हो जाएगा, मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस एक जगह पे हो रहे हैं। मतलब कैल्शियम जो होगा वो क्या कर जाएगा, वो SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी इवॉल्व हो जाएगी, मतलब ये दोनों चीज़ें भी प्रोडक्ट साइड पे मिल जाएंगी हम लोग को। तो हम लोग ने फिलहाल ये देखा कि जब कोई भी कैल्शियम का कोई भी मेटालिक कार्बोनेट हो या कोई भी मेटालिक बाइकार्बोनेट हो, वो अगर एसिड से रिएक्ट करता है
तो एक सॉल्ट बनता है, सॉल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और वाटर भी क्रिएट होता है। अब देखिए यहाँ पे जो गैस निकल रही है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने जो बात करी थी वो हाइड्रोजन की बात करी थी और हाइड्रोजन का टेस्ट देखा था। अब हमको देखना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे टेस्ट किया जाएगा, कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो गैस निकली दैट वाज कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए उसको पता लगाने के लिए बहुत आसान सा एक टेस्ट होता है, हम लोग 7th या 8th क्लास के उसको पढ़ते आते हैं। बहुत सिंपल सा टेस्ट है। हमको करना क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको लाइम वाटर में पास कर देना होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और लाइम वाटर मतलब होता है CaOH होल ट्वाइस। तो जब आप लाइम वाटर में उसको पास करेंगे तो एक ये मिल्कीनेस आ जाती है, मतलब जो सॉल्यूशन था उसमें मिल्कीनेस अपीयर करने लग जाएगी। और वो मिल्कीनेस किस वजह से होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से उसमें मिल्कीनेस आ जाती है, मतलब दूधियापन आ जाएगा। वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट क्योंकि फॉर्म हो जाता है, और वो प्रेसिपिटेट किस चीज़ का है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या किया जाए, अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास कर दिया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी जाए, तो क्या होगा, अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड CaOH होल ट्वाइस मतलब लाइम वाटर से रिएक्ट कर रही थी, लेकिन इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट करने लग जाएगी, इस पूरे रिएक्शन से जो प्रोडक्ट में चीज़ फॉर्म हो रही थी इससे कौन रिएक्ट करने लग जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इससे भी रिएक्ट करने लग जाएगी। और जब इससे रिएक्ट करती है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसा होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूबल होता है वाटर में, जिसकी वजह से जो मिल्कीनेस होती है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन द लाइम वाटर। तो लाइम वाटर में अगर एक्सेस में पास कर दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड को, तो जो मिल्कीनेस आई थी पहले केस में वो अब क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। और पूछा था क्यों डिसअपियर हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CaHCO3 का होल ट्वाइस दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एंड व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज इटसेल्फ सॉल्यूबल इन वाटर। तो जब वो सॉल्यूबल हो जाएगा तो कोई प्रेसिपिटेट रह नहीं जाएगा और मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और यहीं पे आज अंत करेंगे आज के लेक्चर का। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम लोग ने फिलहाल इसको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में भी पढ़ा था, लेकिन हम लोग फिर से इसको बता देते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जब एसिड की रिएक्शन बेस से होगी और किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का और वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, दैट रिएक्शन वुड बी कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे भी हीट इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब दिस रिएक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात आती है कि हम लोग क्या हमेशा ये एसिड को HCl के रूप में लेंगे या H2SO4 के रूप में लेंगे, ऐसे लेंगे क्या, या बेस को क्या हम लोग हमेशा ऐसा बेस लेंगे दैट वुड कंटेन हाइड्रोक्साइड है, तो ऐसा नहीं होता। हमने आपको बताया था, दो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, हमने आपको आर्हीनियस कॉन्सेप्ट भी बताया है और हमने ब्राउली जो हम दूसरा वाला कॉन्सेप्ट था, ब्रॉन्स्टेड लाउरी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमने आपको बताया था। तो एक बार फिर से उस लेक्चर को जरूर पढ़ लीजिएगा, तो उसके हिसाब से आप ये समझ जाएंगे कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम क्या हो, मैग्नीशियम एक मेटल है और ये हो गया मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटेलिक ऑक्साइड आप लोग को याद रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर का होता है, दिस इज ऑफ बेसिक नेचर। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक। और याद करने का तरीका क्या है, MB आप लोग याद रखिए, MB वर्ड अगर याद है तो काम चल जाएगा। M का मतलब हो गया मेटेलिक ऑक्साइड और B का मतलब हो गया बेसिक। इसका मतलब ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स या ज़्यादातर जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, वो बेसिक नेचर के होंगे। और कैसे पता कर सकते हैं कि वो बेसिक नेचर के हैं, उसकी रिएक्शन आप कर दीजिए एसिड से। तो देखिए H2SO4 एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसकी रिएक्शन किससे करी गई, MgO से करी गई, मतलब एक मेटेलिक ऑक्साइड से करी गई। और मेटेलिक ऑक्साइड हमने अभी क्या मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया है दैट मेटेलिक ऑक्साइड इज अ बेस। अब देखिए किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ एक सॉल्ट का, सॉल्ट इज MgSO4, और उसके साथ साथ क्या जनरेट हो रहा है, तो वाटर जनरेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, और ये कब जनरेट होता है, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर कब जनरेट होगा, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ये प्रूफ करता है कि MgO जो है दैट इज नथिंग बट अ बेस। तो एसिड था, एसिड की रिएक्शन किससे हुई, बेस से हुई, और क्या फॉर्म हो गया, सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो गया, और साथ ही साथ हीट भी इवॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, वो हमारा
मेटलिक ऑक्साइड विल बी बेसिक इन नेचर। एक और मेटलिक हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। तो मेटलिक हाइड्रोक्साइड, जैसे हमने MgOH होल ट्वाइस लिया है, तो मेटलिक हाइड्रोक्साइड जो है ये भी बेसिक नेचर का होता है। इसकी अगर रिएक्शन करी जाएगी किससे, अगर इसकी हम लोग रिएक्शन करेंगे, अब क्योंकि हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड तो हमेशा ही बेसिक होना है। हमने आपको बताया था जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद OH आयंस को रिलीज करता है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करता है, दैट इज अ बेस। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये किसने बताया है। क्या ये ब्रॉन्स्टेड लाउरी का कॉन्सेप्ट है, क्या ये लेविस का कॉन्सेप्ट है, या ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए HCl है, HCl एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। MgOH होल ट्वाइस है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन हो रहे हैं और क्या फॉर्म हो रहा है, MgCl2। MgCl2 मीन्स मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल रही है, दैट इज वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को क्या बुलाया जाता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। कल हम लोग नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस को पढ़ेंगे और हम लोग पीएच के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी बातें और भी आगे करनी है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे या अगले टर्न पे मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।